नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मेट एकेडमी। हमारा ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, आज हम उस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सिखाया था। तो अब वक्त आ गया है दोस्तों कि जो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो रेलगाड़ी के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे कि बाकी जो स्पीड डिस्टेंस के प्रॉब्लम है उससे ट्रेन के प्रॉब्लम कैसे अलग होते हैं। ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि ट्रेन के प्रॉब्लम्स को सीखने से पहले आपको ये जो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज सिखाने वाला हूँ, ये पता होना चाहिए। ठीक है। आप किसी भी दूसरे टीचर का एक बार लेक्चर खोल के देखिएगा, ये आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, बस ये हम सीखेंगे ताकि जो मैं आपको डायग्राम बनाकर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि ट्रेन के क्वेश्चंस कैसे बाकी क्वेश्चन से अलग होते हैं, उसमें क्या एक्स्ट्रा हमें ध्यान देना पड़ता है, वो आप समझ सके। इसके लिए मैं ये छोटा सा टॉपिक आपको आज सिखाने जा रहा हूँ, और टॉपिक का नाम है क्या? टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है। तो सॉलिड क्यों ले रहा हूँ दोस्तों? आपको अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में थोड़ा अगर आइडिया हो, तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के टॉपिक में हर वो चीज़ जो मूव कर रही होती है, या तो कोई आदमी मूव कर रहा हो, या तो कोई कार मूव कर रही हो, या तो कोई नाव मूव कर रही हो, या फिर कोई रेलगाड़ी मूव कर रही हो, जो भी हो, या फिर कोई बुलेट ही मूव कर रही हो। बुलेट मतलब गोली। ओके। तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट है, इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सॉलिड में रखेंगे, लिक्विड में रखेंगे, या गैस में रखेंगे? तो कॉमन सेंस से आप सोच के बता सकते हैं कि इन तीनों में अगर हम सेलेक्ट करें तो सॉलिड ही सबसे सही निकल कर आ रहा है। ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे टॉपिक आपके लिए क्या लेकर आया हूँ? टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो है दोस्तों, होते तो बहुत तरह के हैं। यहाँ पे हम इलास्टिसिटी के पर्पज से देख रहे हैं, तो सॉलिड दो तरह के आपके दिखेंगे, फ्लेक्सिबल और रिजिड। ठीक है। तो टेक्निकल टर्म में आपको नहीं जाना है, मैं सिंपल आपको समझाऊंगा एग्जांपल देकर, तो आप समझ जाएंगे। फ्लेक्सिबल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों रबर। ठीक है। रबर सब जानते हैं आप लोग। और रिजिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लोहा, आयरन। ठीक है। मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। एक मैंने क्या बताया? फ्लेक्सिबल, और एक बताया रिजिड। ठीक है। तो फ्लेक्सिबल का मैंने एग्जांपल क्या लिया? रबर। मान लीजिए एक रबर का टुकड़ा है। ठीक है। रबर आप लोग यूज़ भी किए हैं, इरेजर जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिससे हम पहले पेंसिल से लिखते थे, तो इरेज कर मिटाने के लिए जो काम यूज़ में लाते थे वो होता था रबर। तो रबर का होता क्या है दोस्तों? मान लीजिए ये कोई इतना बड़ा एक रबर है। ओके। अब इस पे मैं इस तरफ से कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ से भी कोई एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो होगा क्या? कुछ देर बाद इसका जो शेप है वो चेंज होके ऐसा हो जाएगा ना। ये पहले था, और ये फोर्स अप्लाई करने के बाद तो हुआ क्या? ये जो रबर था थोड़ा सा श्रिंक हो गया, मतलब सिकुड़ गया। ठीक है। बेसिकली क्या हुआ कि इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। लेकिन अगर कोई रिजिड ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जैसे रिजिड का मैंने क्या एग्जांपल दिया था? लोहा। अब मान लीजिए कि ये एक लोहे का टुकड़ा है। ठीक है। और इस पे मैं ऐसे फोर्स अप्लाई करूं दोनों साइड से, तो क्या इसका शेप चेंज होगा? तो इसका शेप चेंज नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। और अगर मुझे इसका शेप चेंज करना है, तो ये जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा। अगर किसी चीज़ से कंप्रेस करते हैं, बहुत ही भारी ऑब्जेक्ट है, तब इसका शेप हो सकता है चेंज हो जाए। लेकिन ऐसे इसका शेप चेंज करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? रिजिड ऑब्जेक्ट कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। और फ्लेक्सिबल आपको समझ में आ गया। ठीक है। रबर हो गया फ्लेक्सिबल, लोहा हो गया रिजिड। एक एग्जाम्पल लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है रिजिड के, जैसे लकड़ी का टुकड़ा भी एक रिजिड हो सकता है। तो अब मैं आपको ये सिखा क्यों रहा हूँ? तो देखिए, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ दोस्तों, जितने भी हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के जो प्रॉब्लम है, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा होगा, जो गति कर रहे होंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? उसको हम लोग रिजिड हमेशा कंसीडर करते हैं, रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा, फ्लेक्सिबल नहीं करते हैं। ठीक है। क्यों नहीं करते हैं वो मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि एक ट्रेन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिख रहा है, ये एक ट्रेन है। ठीक है। और हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के करेंगे, उसमें जो भी गतिशील वस्तु होंगी, कोई आदमी मूव कर रहा हो, कोई ट्रेन मूव कर रहा हो, कोई कार मूव कर रहा हो, उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? उसको हमेशा रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। तो फिलहाल मैं इस चीज को समझाने के लिए क्यों हम रिजिड कंसीडर करते हैं, मैं मान रहा हूँ कि अभी ये जो ट्रेन है ये है फ्लेक्सिबल, ये रिजिड नहीं है, ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। मान लेते हैं ये रबर का ट्रेन है। किसका ट्रेन है? रबर का ट्रेन है। रबर का ट्रेन होता तो नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये रबर का ट्रेन है। तो अब क्या है कि अब ये ट्रेन यहाँ से ऐसे मूव कर रही है राइट हैंड साइड में। तो मूव कैसे करेगी?
ट्रेन को कोई ना कोई इंजन होगा जो खींच रहा होगा, या कोई ऐसा बल होगा जो खींच रहा होगा। बिना खींचे तो कोई भी चीज इधर से उधर जाती नहीं है ना। ये न्यूटन का लॉ भी है, लेकिन आपको न्यूटन का लॉ भी नहीं सीखना है, अभी आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम सीखना है। तो क्या होगा कि इस खिंचाव बल के कारण हो सकता है ये ट्रेन ऐसे यहाँ आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए दोस्तों। क्योंकि ये रबर का है, रबर को जब खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसका शेप चेंज होगा। तो देखिए अगर लंबाई वाइज देखें तो यहाँ पे इसका लंबाई कितना था, 80 था ना, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ अगर देखेंगे तो 340 और 220 को माइनस कीजिए, कितना 120 मीटर हो गया, थोड़ा लंबा हो गया वो। और शेप भी देखिए चेंज हो गया, पहले रेक्टेंगल शेप का था, अभी कैसा हो गया, अभी ओवल शेप का हो गया है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हम देखते हैं ये जो ट्रेन है ये कितनी दूरी तय की है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, दूरी कितना तय किया है कोई ट्रेन, ये चेक करने के लिए हम लोग उसका कोई एक कॉमन पॉइंट कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर सिर को देखूँ और यहाँ पर अगर मैं इसके पूंछ को देखूँ, टेल को, पहले सिर कितना था 80 पर, और अभी उसका पूंछ कहाँ है 220 पर। तो मैं अगर डिस्टेंस निकालूँ तो कितना मिलेगा, 220 माइनस 80, 140 मिलेगा, मिलेगा ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके सिर को कंसिडर कर रहा हूँ और यहाँ पर भी इसके सिर को कंसिडर कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितना मिलेगा, अभी सिर है 340 पे, पहले था 80 पर, 260 मिल रहा है। तो हर बार अलग अलग डिस्टेंस मिल रहा है। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर बार कॉमन पॉइंट ही कंसिडर करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में इस ट्रेन का जो सिर था वो कहाँ था, 80 पर था, और अभी उसका सिर कहाँ है, 340 पर है। तो डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस ये किसका, मैं सिर का निकालू तो इसको मैं हेड लिख रहा हूँ। ठीक है, हेड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आ जाएगा 340 माइनस 80, ये आ जाएगा 260। ठीक है, 260 मीटर मान रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर मैं इसके पूंछ का निकालूँ तो देखिए अब पूंछ का निकालते हैं। तो अब पहले पूंछ कितने पे था, 0 पर था, और अभी उसका पूंछ कहाँ है, 220 पर है। तो डिस्टेंस, पूंछ को मैं टेल लिख रहा हूँ, टेल, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 220 माइनस 0, कितना आ रहा है, 220 मीटर आ रहा है। ठीक है, अब चलिए मिडल पॉइंट का भी एक बार निकाल लेते हैं। मिडल पॉइंट, अब बताइए इस ट्रेन का बीच का पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा कि नहीं दोस्तों, ये कहाँ पर है, 40 पर है, और यहाँ पर इधर पहुँचने के बाद इसका मिडल पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा, ये कहाँ है, 280 पर है। ठीक है, तो डिस्टेंस मिड पॉइंट को मिड लिख रहा हूँ, ये कितना होगा, पहले था वो 40 पे, अभी 280 पे आ गया, तो 280 माइनस 40, तो कितना आ रहा है, 240 आ रहा है मीटर। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम ट्रेन को फ्लेक्सिबल कंसिडर कर रहे हैं तो उसका हर एक पार्ट, चाहे उसका सिर हो या पूंछ हो या बीच का कोई एक बिंदु हो, वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए जो सिर है वो 260 मीटर जा रहा है, जो पूंछ है वो 220 मीटर जा रहा है, और जो मिड पॉइंट है वो 240 मीटर जा रहा है, तीनों अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको रिजिड कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि ये जो मेरा ट्रेन है ये रिजिड बॉडी है, रिजिड मतलब इसका शेप चेंज नहीं होगा। मान लेता हूँ ये आयरन का है, लोहा का है, तब क्या होगा देखिए, तब ओके मान लीजिए ये ट्रेन यहाँ से ऐसे मूव करके यहाँ चली जाएगी। ठीक है, अब सिंस ये रिजिड बॉडी है तो ना तो इसका लंबाई बढ़ेगा ना तो इसका शेप चेंज होगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस में निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया, डिस्टेंस के लिए हम हमेशा सेम पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि इसका जो सिर है वो ए पॉइंट है, इसका जो ये मिड पॉइंट है ये बी पॉइंट है, और इसका जो टेल है ये सी पॉइंट है। तो सेम यहाँ भी क्या होगा, ये ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर मैं सिर का निकालूँ, हेड का, तो हेड देखिए अभी 280 पे पहुंच गया है, पहले कहाँ था, पहले था 80 पे। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 280 में से अगर मैं 80 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, क्यों माइनस कर रहा हूँ पता है ना, क्योंकि ये मैंने स्केल बनाया है। देखिए 0, 20, 40, 60 ऐसे करके मैंने स्केल बनाया है। तो 280 और 80 के बीच का डिस्टेंस निकालने क्या करना पड़ेगा, 280 में से मुझे 80 को माइनस करना पड़ेगा, तो आया 200 मीटर। अब अगर मैं निकालूं इसका जो डिस्टेंस है वो मिड पॉइंट जो बी पॉइंट है वो कितना कवर किया, तो देखिए पहले बी कितने पर था, 40 पर था, और अभी ये 240 पर। तो माइनस कीजिए, 240 माइनस 40, तो 200 मीटर आया। अब अगर मैं पूंछ का निकालूं मतलब सी पॉइंट का, तो सी पॉइंट देखिए पहले था 0 पर और अभी कहाँ आ गया है, अभी ये 200 पर आ गया है। तो डिस्टेंस सी पॉइंट का निकालते हैं, ये आ जाएगा 200 माइनस 0, तो 200 आ रहा है। ठीक है, इसका तो काम नहीं लगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो अब देखिए दोस्तों 200 मीटर। तो जब मैंने दोस्तों ट्रेन को रिजिड कंसिडर किया, मतलब लोहे का कंसिडर किया, तो हमने क्या देखा कि उसका कोई भी पार्ट मैं उठा रहा हूँ, सिर उठाऊं, पूंछ उठाऊं या बीच का कोई बिंदु उठाऊं,
तीनों के तीनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, वो है 200 मीटर या फिर जो भी हो, सेम कर रहे हैं। लेकिन तो कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों कि चूंकि सिंस हम लोग सारे बॉडी को क्या मानते हैं, जो भी हम स्पीड डिस्टेंस टाइम में जिस भी बॉडी के बारे में, जो भी बॉडी जो गति कर रहा होता है उसको हम रिजिड मानते हैं। जिसका मतलब क्या है कि कोई ट्रेन अगर मूव कर रही है तो ट्रेन का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर उसका जो सिर है वो 400 मीटर जा रहा है तो उसका पूंछ भी 400 मीटर ही जाएगा। उसका कोई भी बीच का एक हम पॉइंट उठा ले वो भी कितना जाएगा, 400 मीटर ही जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करके मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यों उसके लंबाई को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं अगले लेसन में सिखाऊंगा, ये बस उसका एक मैंने बेस तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं अगले लेसन में।